नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, 2024 को जीतने के लिए बीजेपी बहुत ही अधिक समझौतावादी हो गई है। बीजेपी की यह नई रणनीति बीजेपी के लिए ताकत बनेगी या फिर कमजोरी बनेगी, यह तो समझने वाली बात है। ये तो वक्त के साथ ही समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी पिछले कुछ माह में पूरी तरीके से बदल गई है। आप दो बातों पर गौर कीजिए। नरेंद्र मोदी को अपने निर्भीक फैसलों और पीछे न मुड़कर देखने के लिए जाना जाता है, लेकिन 2024 से पहले बीजेपी उन दलों के दरवाजे पर पहुंच गई जिनको एनडीए से बाहर जाते वक्त टोका नहीं गया था, रोका नहीं गया था। इनमें से कई दलों को तो बीजेपी ने खुद बाहर निकाला था। अब उन दलों को मनाया जा रहा है, आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, 26 वर्सेस 38 बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर जब देश की राजनीति शुरू की थी तो उसके 3 आधार थे। एक, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और 3, राजनीति में हिंदू धर्म को प्राथमिकता देना। राजनीति में हिंदू धर्म को प्राथमिकता तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन अब 9 साल बाद यह पहले नंबर पर आ गया है और पहले के दोनों बिंदुओं की जगह पर 2 नए बिंदु आ गए। आज बीजेपी धन बल के आधार पर दूसरे दलों के विधायकों और नेताओं को तोड़ रही है। इसमें से अनेक पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप है। क्या दूसरे के भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर अपने लाभ के लिए उसको ब्लैकमेल करना एक भ्रष्टाचार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये भ्रष्टाचार के आदि नेता, जिनकी रगों में भ्रष्टाचार समाया हुआ है, यह खुद बीजेपी की सरकार और एजेंसियां कहती है, ये भ्रष्टाचार के आदि नेता बीजेपी में आकर सुधर जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? नरेंद्र मोदी ने 2024 में जनता से एक वादा किया था, बीजेपी को भारी जीत के बदले जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए एक साफ सुथरी शासन व्यवस्था मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, पद और पैसे के लालच में यह जो पार्टियों को तोड़कर बीजेपी अपने साथ ला रही है, जिन लोगों को सत्ता में आने के बाद ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और बीजेपी की नीतियों को भ्रष्ट नहीं करेंगे, बीजेपी की नीतियों को मानने से इनकार नहीं करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसकी गारंटी दे सकते? क्योंकि ये लोग पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। यह बात सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते रहते हैं। इसीलिए भ्रष्ट आदमी को अपने परिवार का हिस्सा बनाना कितना सही है, यह मौजूदा दौर में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। अजीत पवार को किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से एनसीपी के भ्रष्टाचार की बात कही है। ईडी ने कथित तौर पर अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की अटकलें हैं। वो बीजेपी के साथ आते ही बड़े और मलाईदार मंत्रालय के लिए झगड़ा करते हुए दिखे और उनको हासिल भी कर लिया है। इसीलिए क्या बीजेपी या संघ का कोई नेता ये वादा कर सकता है कि अजीत पवार आने वाले समय में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जैसा कि बीजेपी और सरकारी एजेंसियों के अनुसार वो अतीत में करते रहे? 2 और सवाल है। पहला, क्या बीजेपी ने अपनी विचारधारा के मायने खो दिए? और दूसरा, क्या नरेंद्र मोदी अब भी जनसभाओं में यह कह पाएंगे कि वो ना खाएंगे और ना खाने देंगे? आपको याद होगा 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुमत के अभाव में 13 दिन के भीतर ही गिर गई थी। उस वक्त बीजेपी ने एक सांसद को खरीदने तक की कोशिश नहीं की थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाजपेयी के दौर की बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इस समय की बीजेपी में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन क्या है, बदलाव सत्ता में बने रहने के लिए सबसे जरूरी होता है, सबसे जरूरी फैक्टर है। क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वह भी इस तरह के काम किया करती थी। सरकारें गिराई जाती थी, विधायकों को खरीदा जाता था, पार्टियां तोड़ी जाती थी। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के काम करने जरूरी है या मजबूरी है? आप इसको कितना सही या गलत मानते हैं इस तरह के कामों को, ये तो पता नहीं, लेकिन इसको विचारधारा का पतन तो बीजेपी में कह ही सकते हैं। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर शिंदे को बीजेपी में शामिल किया गया था, लाया गया था, बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया था, तो यह कहा गया कि यह हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाकर, एनसीपी के साथ जाकर हिंदुत्व की विचारधारा से भटक गए थे, उन्होंने किनारा कर लिया था। लेकिन अब अजीत पवार के जरिए एनसीपी को तोड़कर बीजेपी कौन सी हिंदुत्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है? किसी विचारधारा की रक्षा के लिए क्या काम हो रहा है? यह बड़ा सवाल है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। ये घटनाएं और सवाल यह बता ही देते हैं कि बीजेपी में 2024 को लेकर बड़ी चिंता है।
ये जो घटनाएं हो रही है और उस चिंता के समाधान के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। राजनीति पर अनुसंधान करने वाले बहुत से लोगों को कहना है कि यह सही है। साम दाम दंड भेद की जो नीति है वह लड़ाई में अपनाई जाती है, रण क्षेत्र में उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह समाज के लिए कितना हितकारी है यह भी तो एक सवाल बनता है, जिसका उत्तर 2024 में जनता के हाथों से निकले परिणाम में ही खोजा जा सकता है। इसीलिए इंतजार करना चाहिए कि यह जो कांग्रेस का पतन हुआ नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब बीजेपी के लिए क्या इस तरह की गतिविधियां मजबूरी बन गई है और जनता इसको कैसे समझेगी, लेगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।